आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अगला पार्ट पढ़ेंगे, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है, बल्कि इसमें संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। कला, काव्य, कहानी, किस्सा और संगीत ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में काफी ज्यादा सहयोग दिया। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है आपका, रूमानीवाद। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह का राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। इसका रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क दिया था आपका कि विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की, उसकी जगह भावना के ऊपर बल दिया कि किस प्रकार आप किसी को अगर बता रहे हैं तो उसमें भावना, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। और इसमें एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया गया। अब इसी में एक नाम आता है आपका, जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड का। तो जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने यह दावा भी किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। मतलब अगर जर्मनी संस्कृति की बात करें तो यह जो है आम लोगों में निहित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पोलैंड का 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पोलैंड का विभाजन किसने किया? तो रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्ति ने पोलैंड का विभाजन किया। कैरोल कोप्रिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा, ओपेरा आपका एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, ओपेरा और संगीत से गुणगान किया था। और पोलेनस और माजुरुका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ की बात की जा रही है? जर्मनी की बात की जा रही है। आगे आपका दिया हुआ है, 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रूस के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ? तो 1831 में हुआ था। फ्रांस में विद्रोह कब हुआ था? 1830 में हुआ था। फ्रांस में विद्रोह 1830 में, रूस में विद्रोह 1831 में हुआ, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया गया था और चर्च के आयोजन में आपका पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था, ध्यान रखिएगा। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जा रही थी। अगर पूछा जाए रूस का जो विरुद्ध संघर्ष हो रहा था वह किस भाषा के रूप में था? पोलिश भाषा के रूप में था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी में आपका दिया हुआ है, 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। आप लोग सभी जानते हैं समय परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, जनसंख्या काफी बढ़ती है। तो इसी में एक डाटा आप लोग का पूछ सकता है, भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? याद है किसी को? 100 नहीं, भारत की जनसंख्या भी बढ़कर 145 करोड़ हो गई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, भारत की जनसंख्या अभी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 145 करोड़ के आसपास हो गई है। झारखंड का था 3 और अगर बात करें, एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका कि झारखंड की जनसंख्या अभी कितनी है? 3 करोड़ तो झारखंड की जनसंख्या अभी 32,988,134 हो गई है। ये आपको रट लीजिएगा, क्योंकि हम लोग झारखंड 3 करोड़ है। जो 3 करोड़ 3 करोड़ 29 लाख 88 सिंपल सा वे हम बोले ना, तो झारखंड की जनसंख्या 32 मिलियन है, कोई टेंशन ही नहीं। झारखंड की जनसंख्या लगभग 32 यानी 33 मिलियन तक बोलेंगे। झारखंड की जनसंख्या लगभग 33 मिलियन है। ठीक है, हम इंटरनेशनल में बोल देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। झारखंड की जनसंख्या 33 मिलियन है। आगे बढ़ते हैं। सर भारत का कितना बोले? 145? 145 करोड़ के आसपास में है, देख लीजिएगा। ये आपका 2021 का जनसंख्या है। पहले जो है आपका चीन था, अभी स्थान किसका हो गया है? भारत का। पहला नंबर पे भारत आता है जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे आपका चीन आता है, तीसरा में अमेरिका आता है। तीसरा में अमेरिका। चलिए, बहुत अच्छा ही बात है। 33 करोड़ या 34 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। इंग्लैंड में क्या है, उद्योग बहुत ज्यादा थे, वहां पर कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा था। ये आप सभी पहले भी पढ़ चुके हैं, यही कारण है कि इंग्लैंड व्यापार सबसे ज्यादा किया था। अब देखो, कृषक विद्रोह कब हुआ है? 1848 में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा।
तो 1848 में खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए थे। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने के लिए मजबूर किया गया। लुई फिलिप कौन था? राष्ट्राध्यक्ष था। कहाँ का? फ्रांस का। ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 साल से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया कि 21 साल से ऊपर अगर तुम्हारा है तो तुम वोट दे सकते हो। इससे पहले 1845 में सिलसिलिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह की बात काफी लंबे टाइम से चली जा रही थी। और विद्रोह के कारण क्या हुआ? आप देखिए यहाँ दिया हुआ है 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकर सब निकले और ठेकेदार की कोठी को घेर दिए। उसके बाद भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और खिड़की फर्नीचर सब चीजों को तोड़ डाली थी। और ठेकेदार क्या हुआ? पड़ोस के गांव में भाग गया। बाद में फिर पुलिस वगैरह की मदद से वह वापस लौटा और उसके बाद 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो अगर बोले कि क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि 4 जून को कितने 24 घंटा के बाद बोला है ना, तो 5 जून बोल सकते हैं। 5 जून को 11 बुनकरों को गोली मार दी गई थी। ठीक है, अगला है आपका। इसके बाद फरवरी 1848 की घटनाओं से राजाओं को भी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। और उसी वक्त क्या हुआ? स्त्री पुरुषों ने भी क्या किया? राष्ट्रीय एकीकरण की मांग कर दी। ध्यान रखिएगा। अब इसी में एक नाम आता है। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये कहाँ की बात हो रही है? जर्मन की। तो आपका देखिए, अब तक मैंने पढ़ा था। तो 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई थी? सेंट पॉल चर्च में। और जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप भी तैयार किया गया और इसमें बोला गया एक ऐसा राजा होगा जो संसद के अधीन काम करेगा। ठीक है। और जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। तो क्या हो रहा था? राजा के बीच में और जो चुने गए नेता थे उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ध्यान रखिएगा। तो ये सब पढ़ने की चीजें हैं। क्या देखिए, यहाँ पर एक वो आपका जितना इंपॉर्टेंट चीज है ना वो सारा आपका हाईलाइटेड होता है। तो हाईलाइटेड वाला आपको बस मेनली करना है, बाकी टिक लगा हुआ बाद में पढ़ लीजिएगा। लुइजे ऑटो पीटर्स यह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लुइजे ऑटो पीटर्स ने की थी। इनका जन्म कब हुआ? 1819 में। मृत्यु कब हुई? 1895 में। अब देखो एक वर्ड आया, नारीवाद किसको बोलते हैं? तो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। सिंपल समय में आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं अभी जैसे हमारे उत्तम बाबू हैं, उत्तम बाबू का कहना है कि लड़की लोग को भी पढ़ाना चाहिए, उसको एकदम मूर्ख नहीं रखना चाहिए। तो हम बोले भाई ये बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कि वह नारीवाद का समर्थन करता है। ठीक है, महिलाओं का समर्थन करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कितना बड़ा संसद बनाया गया है, कितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कौन सा संसद है? फ्रैंकफर्ट संसद। और किस जगह पे आयोजित किया गया है? सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया है। कहाँ पे आयोजित किया गया? सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा। और उस वक्त महिलाओं को अधिकार था क्या वोट देने का? नहीं। बोला कि बाबू तुम लोग खाली देख सकती हो, तुम प्रेक्षक का हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़ा होकर के बस देख सकते हो। रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। अब देखिए कि यहाँ पर नए शब्द, विचारधारा किसको बोलते हैं? बता दे रहे हैं। जनवरी 1871 में जो है ना, राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, ये सम्राट घोषित किया गया। और वहीं 18 जनवरी 1871 की बात करें ना, तो इसमें सभा ने पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। ओके।
अगला है आपका, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कब घोषणा हुई है जर्मन साम्राज्य की, तो 18 जनवरी 1871 को। विलियम प्रथम कब सम्राट घोषित हुआ, तो जनवरी 1871 में, ध्यान रखिएगा। अब जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली की बात करें, ये देखिए पर्सा का आपका पूरा एरिया को दिखाया गया है। अब 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा था, 7 राज्यों में, ध्यान रखिएगा। और वहां पे अलग अलग राजाओं का शासन था। अब एक नाम आता है आपका जूसेपे मैत्सेनी, पहले भी आ चुका है जूसेपे मैत्सेनी। जर्मनी। इसने क्या बनाया था, यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था, ठीक है। जर्मनी का था। हाँ जर्मनी का था, इटली का था, इटली का जूसेपे मैत्सेनी, इटली का जूसेपे मैत्सेनी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मंत्री प्रमुख काउर, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, पूरा नाम काउंट कैमिले द काउर, ठीक है। तो मंत्री प्रमुख काउर इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा। और उस वक्त क्या था, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काउर का हाथ था, उसने सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको पूरा ही नहीं तो टिक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। इसके बाद देखिए इटली का राजा 1861 में किसको घोषित किया गया था, इमैनुअल द्वितीय को। इमैनुअल द्वितीय को 1861 में इटली का राजा घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। अब एक वर्ड आता है आपका निर्जातीय। निर्जातीय किसको बोलते हैं, तो एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसको हम निर्जातीय बोल सकते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे कि हिटलर जो है आपका किस समुदाय का था, आर्य का था। वह क्या बोला था, नीली आंखों वालों का वो मैंने ध्यान रखता था ना, कि नीली आंखों वाले क्या है, आर्य हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं नीली आंख क्या है, एक साझा नस्ल है, ठीक है। और यह किसी जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि है जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, कि नीली आंख वाले सब क्या है, मेरे अपने आदमी है। या अभी हम ही लोग जैसे बाहर जाते हैं ना कभी कभी, तो हम लोग बोलते हैं अरे यार तुम कहाँ से हो, अगर कोई बोल दिया कि भाई हम देवघर से हैं या मधुपुर से, अच्छा चलो मेरा घर साइड का ही हो, चलो हम लोग दोनों साथ ही में रूम ले लेते हैं, एक ही जगह पे रह लेते हैं। बात समझ में आया, तो थोड़ा सा क्योंकि अब नॉर्मल सा बात है, आप कहीं बाहर चले गए हैं, रांची वगैरह गए हैं, तो दूसरे जगह को हम अपना तो नहीं बोलेंगे, देवघर वाला कुछ तो अपना हो गया, हो सकता है मेरा हेल्प कर दे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोकल वाला को पकड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आंगल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। आंगल क्या है, आंगल एगो राष्ट्र का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंगल क्या है आपका, राष्ट्र का नाम है। और आंगल की अगर बात करें, आंगल मतलब होता है वास्तव में इंग्लिश, और इंग्लिश वर्ड है तो ये किस देश का होगा, इंग्लैंड का होगा, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसको आप लोग शॉर्ट में भी क्या बोलते हैं, यूके। वो आप जो यूएई आप बोल रहे हैं ना क्रिस, यूनाइटेड अरब। वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो अलग चीज है। ये आपका यूके यूनाइटेड किंगडम। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे एक्ट ऑफ यूनियन का गठन कब हुआ था, 1707 में हुआ था। ये आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ, तो 1707 में हुआ। ये एक्ट किसके बीच लगा था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। आगे देखते हैं। और उस टाइम में क्या था, स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को गैलिक भाषा को बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। किसको, स्कॉटिश हाईलैंड्स को, मतलब उन लोग को एक टाइप का छोटा जात आप समझ सकते हैं कहा जा रहा है, या फिर उसको हर चीज से साइड किया जा रहा था। उन लोग को बोला जा रहा था तुमको ये वतन छोड़ना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। कहाँ के लोग, स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोग। अब देखिए ये लाइन भी टिक लगाना था हमको,
लेकिन देखो हो क्या रहा है, इस समय डाटा जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं लगाया था। आपसे ये पूछ सकता है, इतना लंबा मत कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया, इसको टिक लगा लीजिएगा कि आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम यूके में कब शामिल किया गया, तो 1801 में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला आपका ब्रिटेन के ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान कौन था, गॉड सेव आवर नोबेल किंग। देखो अगर बात करें ब्रितानी झंडा, ब्रिटेन का झंडा का नाम क्या रखा गया है, यूनियन जैक। जैसे हम लोग भारतीय झंडा का नाम क्या रखा गया है, तिरंगा, तो उसी तरह ब्रितानी झंडा का नाम यूनियन जैक। हम लोग का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है। इन लोग का राष्ट्रीय गान क्या है, गॉड सेव आवर नोबेल किंग। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है, ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान है गॉड सेव आवर नोबेल किंग। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मली देखो हर जगह जो है ना लड़की लोग को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलता है, यहाँ पर भी देखो वही दे रहा है। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए किसका रूप दिया गया था, नारी का रूप दिया गया था। हम लोग क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। कोई बोलता है कि भारत पिता की जय, नहीं बोलेगा, भारत माता की जय होता है। तो हर जगह वही चीज आपका दिखाया जा रहा है कि उस टाइम में भी जितने भी राष्ट्र थे उनको नारी सूचक में दिखाया गया था, और नारी की छवि क्या हुई, राष्ट्र का रूपक बन गई थी। आप लोग क्लास 9 में एक चीज पढ़े थे, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर है। लाल टोपी कौन पहनते थे, लाल फ्राइजियन टोपी, दासों के द्वारा आजाद होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, आजादी का प्रतीक। आजादी का प्रतीक। टूटी जंजीर जंजीर था आपका आजादी का प्रतीक, ठीक है। तो उसी तरह आप लोग एगो देखते होंगे, आप लोग अदालत फिल्म टीवी में देखे होंगे, या फिर उस समय दिखाता है आपका, एगो लड़की रहती है जिसके आंखों पर काली पट्टी रखी बनी रहती है, और उसके एक हाथ में क्या होता है, तराजू होता है। देखे ही होंगे आपका तराजू, हमको बनाने नहीं आता, ड्राइंग मेरा बहुत बेकार है, आप समझ सकते हैं, ये तराजू है। और ये भी क्या है, लड़की ही दिखाती है, लड़का नहीं दिखाता है। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार फ्रांस में भी एक लोकप्रिय ईसाई नाम मारियोन दिया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मारियोन कौन सा नाम है, तो ईसाई नाम है, ठीक है। मारियोन जो है आपका ईसाई नाम है, इसको टिक लगा सकते हैं आप। और उस वक्त चीन भी स्वतंत्र गणतंत्र के थे, क्या क्या, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ये सब क्या था, स्वतंत्रता का चिन्ह था। अब देखो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, जर्मेनिया क्या हुआ, जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। और जर्मेनिया बलूत वृक्ष का पत्तों का मुकुट पहनती है। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता का फोटो तुम लोग सबको ही देखे हो ना, उसी तरह आपका अगर बात करें जर्मन में क्या किसका फोटो है, जर्मेनिया का। और मारियन का फोटो कहाँ पे है, फ्रांस में, ठीक है। हम लोग भारत माता का फोटो दिखाते हैं, वो लोग फ्रांस में मारियन माता का दिखाएगा, और जर्मन वाले जर्मेनिया का दिखाएगा। अब देखो रूपक किसको बोलते हैं, कोई अमूर्त विचार, लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति या किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अरे अगर सत्यवादी की बात करें तो सत्यवादी कौन है, हरिश्चंद्र। देखो हम नाम भी नहीं बोले, ये अपने आप बोल दिया, इसका मतलब है कि हरिश्चंद्र का मतलब ही होता है सत्यवादी। तो उसी तरह आपका अगर हम बोल दिए भारत माता की जय, मतलब पूरे देश को बोध कर दिया हम उसी में, ठीक है। तो इसी को रूपक कहा जाता है, बोलिए। टूटी हुई बेड़ियां आजादी मिलने का प्रतीक है, बादशाह कवच जर्मन साम्राज्य का प्रतीक, बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का, तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली तो शांति की चाह, काला लाल और सुनहरा तिरंगा तो जर्मन राज्यों का ड्यूक्स रंग या राष्ट्रवादियों का झंडा, उगते सूर्य की किरण एक नए युग का सूत्रपात। ये बहुत वीवीआई है, इसको रट लीजिएगा, क्लास 9 के लिए भी था, 10 के लिए भी था, जिंदगी भर के लिए है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है, द फॉलन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया। ये चित्र आपका जूलियस हाबनूर के द्वारा 1850 में बनाया गया था, कि जब जर्मन का स्थिति बहुत खराब हो गया था, तो ये नारी रूपक क्या कर रही है, रो रही है। अब देखिए यहाँ पर एक फोटो और दिया हुआ है, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देते हुए जर्मेनिया। ये दिखा दे रहा है कि अगर कोई विदेश से कोई बाहरी आदमी आएगा जर्मन पर आक्रमण करने के लिए, तो यह उसे लड़ेगी।
आगे देखते हैं। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का ये सब सब पढ़ लीजिएगा अपने से। हाँ, इसके बाद एक और, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव कब पनपा था? तो 1871 के बाद। बाल्कन क्या है? एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है बाल्कन प्रदेश में? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सोविया, बहुत सारा देश शामिल है। ये सारा क्षेत्र का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था? ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ध्यान रखिएगा, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था? ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आप लोग जानते हैं बाल्कन क्षेत्रों में क्या हुआ था जब पकड़ वगैरह दिक्कत हुआ, तब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था, याद है किसी को? 1918 में हुआ था। तो बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव के पनपने के कारण ही क्या हुआ था? आपका प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। चलिए, इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए, और साथ ही साथ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब सभी कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर भी इसमें दिया हुआ है। ओके, बाय, सी यू।